हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वांट्स का प्रैक्टिस सेशन। ये आपका प्रैक्टिस सेशन 6 है और आज हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी बढ़ा दिया है। आज हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 कर दिए हैं, ठीक है। सो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज़ 198 एंड देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर विल बी, क्या होगा आपसे पूछा गया है। यानी ये कह रहा है कि एक नंबर है जिसका 62% अगर आप लें और उसका 80% लें तो उसका डिफरेंस करेंगे तो आपको 198 मिलेगा। तो आप सब ये बोल रहे हैं कि बताइए क्या डिफरेंस होगा उस नंबर के 92% एंड 56% में। तो देखिए, बहुत ही सरल सवाल है। अब मैं बता रहा हूँ बच्चों का करने का तरीका क्या होता है और आप फिर देखिए मैं क्या सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को देखने के बाद। बच्चे क्या करेंगे, 62x, ठीक है, या फिर 80x माइनस 62x बराबर 198 करेंगे। मैं दावा कर रहा हूँ कि जितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को पहले में पढ़ा है वो सभी ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे होगे आप भी। बट आपने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। आप एक बार जरा गौर से देखिए, 62% और 80% में डिफरेंस कितने का है? 18% का है। आप ज़रा सोचिए, जो मैं कह रहा हूँ उस तरीके से सोच के देखिए। 62% और 80% में फ़र्क कितने का है? आप बोलेंगे फ़र्क है 18 का, ठीक है। और ये 18 की वैल्यू कितनी है? 198 है। अब देखिए मैं किस तरीके से सोचता हूँ, आपको ये भी सीखना है ना। आपको ये थोड़ा ना कि सवाल बस आना चाहिए, आपको एग्जाम में अगर टाइम बचा है तो आप ये भी तो देखिए मैं सोचता किस तरीके से हूँ। तो देखिए, अब आप देखिए बाद में क्या है, 92% है, ये आपसे पूछ रहा है, और क्या है 56% है, ठीक है, ये तो है। अब बताइए इसमें कितने का फ़र्क है? आप देखिए 36% का फ़र्क है। यानी आप एक बात बताइए, क्या ये परसेंटेज डबल नहीं हो गया? क्या परसेंटेज डबल हो गया कि नहीं हो गया? एक सेकंड कैप गिर गया, ज़रा बताइए। ये परसेंटेज डबल हो गया ना। अब अगर ये परसेंटेज डबल हो गया तो क्या डिफरेंस डबल नहीं हो जाएगा? अब अगर ये डिफरेंस डबल होगा तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 396 आंसर हो जाएगा, 396 आंसर। अब आप ईमानदारी से ज़रा कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताओ, क्या आप में से कितने बच्चों ने इसको इस तरीके से सोच के किया और कितनों ने वैसे ही करके देखा, 62x या फिर 80x तरीके से। वो भी एक तरीका है, ठीक तरीका है, मना नहीं कर रहा। बट आप देखिए कि क्वेश्चन का जो डेटा है वो आपको दिया इस तरीके से गया है कि आप टाइम बचा सकें। समझ रहे हैं आप इस बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, इसको मैं रब करता हूँ और फटाफट से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। सो आप देखिए, आज मैं इस तरीके के क्वेश्चन लेकर आऊँ जहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से सवाल को करूँ कि अपना टाइम बचा सकूँ, ठीक है। सो देखिए, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज m, यानी 5 लगातार इवन नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे हम बोल लेते हैं 2, 4, 6, 8 इस तरीके के हैं। तो ये 5 इस तरीके के इवन नंबर हैं और उनका जो एवरेज है वो m आया है। अब आपसे पूछा गया, इफ़ द नेक्स्ट 5 इवन नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड, यदि अगले 5 इवन नंबर और इसमें जोड़ दिए जाएँ तो बताइए इन सभी नंबर्स का एवरेज क्या होगा। व्हाट विल बी दी एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है। यानी 10 नंबर्स का जो आपका एवरेज है ये आपको बताना है। तो देखिए, बहुत ही सरल सवाल है, बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है। तो देखिए कैसे होगा। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आपके सभी ऑप्शंस m, मतलब 2 ऑप्शन आपकी m की टर्म्स में और 2 ऑप्शन आपकी 10 और 11 हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। सो आपको पहले एक बात पता ही नहीं पता, मुझे बताइए कि जो एवरेज होता है हमेशा बीच का नंबर होता है। अगर आपसे कभी बोला है भाई कंसेक्यूटिव नंबर है, फिर कोई सीरीज़ है, अगर उसमें मुझे एवरेज निकालना तो हमेशा बीच का टर्म होगा, आपको पता है। तो पहले मुझे बता, जैसे अब हमने क्या लिखा है, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लिखे हैं। जैसे पहला यहाँ हो रहा होगा, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पाँचवा, ठीक है। ये m है, ये m है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। यानी अब मेरे से क्या बोला है कि इसने आगे के 5 नंबर्स को और ऐड कर लिया है, ठीक है। यानी टोटल 10 नंबर हो जाएंगे। तो ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां। ये देखिए मैं केवल आपको समझाने के लिए सिर्फ से गोले बना रहा हूँ, अदरवाइज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका देखिए फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है, 10th है। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एक बार ज़ोर ज़रा समझ लीजिए, वो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको अभी एक बात बोली कि एवरेज हमेशा बीच का नंबर होता है, लेकिन अगर आप 10 नंबर ये देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे तो इसमें एवरेज आपका आएगा 5 और 6 के बीच में कोई नंबर, यहाँ कहीं आपका एवरेज आएगा। देखिए, मैं आपको जिस तरीके से सोचना है वो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, आपको इस तरीके से एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना। आपको बस एक बार समझ में आ जाएगा, फिर आप अपने आप ही जो मैं कह रहा हूँ समझ जाएंगे। तो देखिए, एवरेज 5 और 6 के बीच में कहीं आएगा कि नहीं आएगा। अब आप एक बात बताइए, 2 इवन नंबर्स के बीच में कितने का गैप होता है? आप बोलेंगे 2 का गैप होता है। जैसे कि 2 और 4 के बीच में 2 का गैप है, 4 और 6 के बीच में 2 का गैप है कि नहीं? समझ रहे हैं? ऐसे 6 और 8 के बीच में 2 का गैप है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इन सब का एवरेज क्या होगा, तो आप बोलेंगे 4 और 6 के बीच में आएगा, जो कि होगा 5 होगा। यानी समझ गए, 5 होगा। यानी 4 के बाद +1 करते ही क्या आ जाएगा, मेरा एवरेज आ जाएगा। या फिर मैं इस तरीके से कह सकता हूँ, ये जो गैप होता है
ये हाफ हो जाता है, 2 की जगह 1 का ही गैप रहेगा, है ना, अगर मैं एवरेज की तरफ जाना चाहता हूँ तो। सब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ से +2, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +1, क्योंकि एवरेज तो इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है, यहाँ कहीं बीच में एवरेज है कि नहीं, बीच में ही तो कहीं एवरेज है। तो इस बीच में एवरेज के लिए मैंने को कितना ऐड करना पड़ेगा पहुँचने के लिए, +2 +2 +1 यानी m+5, यानी आपका ऑप्शन ए यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए मैंने क्या कहा? मैंने आप देखा वो क्या समझाया, पहले आपको ये चीज़ नोट करनी है कि इवन नंबर्स के बीच में जो गैप होता है आपका 2 का होता है, ठीक है। अब अगर कभी भी मुझे कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो, कंसेक्यूटिव कोई सीरीज दे रखी हो, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या फिर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो, तो उनमें हमेशा एवरेज मेरा बीच का नंबर ही आएगा। तो मैंने देखा अभी कंसेक्यूटिव 10 नंबर्स हैं, तो ये आपके दिमाग में एक तुरंत बात आनी चाहिए कि कंसेक्यूटिव अगर 10 नंबर्स हैं तो बीच का जो मेरा एवरेज आएगा 5th और 6th नंबर के बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? आपको ये बात इससे पहले ही बोल दी थी कि जो शुरू के 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स थे उनका एवरेज आपका m था, ठीक है, ये 3rd नंबर रहा होगा। तो 3rd नंबर से अब मुझे 5 और छठे के बीच में जाना है, तो मैं 3rd से मैं 4th पे आऊँगा, +2 करूँगा, 4th से 5th पे आऊँगा, फिर +2 करूँगा और फिर +1 करूँगा कि मुझे 5 और 6 के बीच में आना है। समझ रहे? बीच में आने के लिए मुझे +1 करना है। अब आप समझ पाए होंगे बेटर तरीके से, मैंने आपको बोला कि हमें क्या करना था। जैसे हमें चल गया था पता, देखते कि भाई m मेरा 3rd नंबर है, मुझे केवल 5 और 6 के बीच में आना है, तो मैं 3rd से 4th पे गया +2 करके, 4th से 5th पे गया फिर +2 किया और फिर देन +1 किया 5th और 6th के बीच में आने के लिए। ये मैंने पूरा आपको समझाया यहाँ पे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। तो मेरे यहाँ से फिर आंसर क्या आ गया, m+5 आंसर आ गया। तो अब एग्जाम में आपको जैसे मैंने बोला उस तरीके से सोचते हुए करना है, ना कि इस तरीके से लिखते हुए, ठीक है। बस आप ये सोचेंगे फटाफट से कि 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज मेरा 3rd नंबर होगा जो कि m दे रखा है, मुझे 10 का भी निकालना है, 10 का मेरा क्या होगा 5th और 6th नंबर के बीच में होगा। 3rd पे मैं ऑलरेडी हूँ, 5th और 6th के बीच में जाना है, तो कैसे जाऊँगा, 3rd से 4th, 4th से 5th और फिर उसके बीच में। तो मैंने आपको बहुत सरल भाषा में पूरा कंसेप्ट समझा दिया किस तरीके से निकालते हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो आप कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन दी गिवन फिगर AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसमें जो आपकी AP है बाइसेक्ट कर रही है एंगल BAC को। इफ AB इज इक्वल्स टू 4 एंड AC इज इक्वल्स टू 6, BP इज इक्वल्स टू 3, देन लेंथ ऑफ CP आपको बतानी है। देखिए बहुत ही सरल सवाल है ये, और सिंपल सा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर सवाल है, ठीक है, वो भी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। पहले मैं एक फिगर बना देता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ सवाल। तो देखिए फिगर कुछ इस टाइप का है, कुछ ऐसा सा फिगर है कि नहीं है। ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है और ये आपका C पॉइंट है, ठीक है। यहाँ कहीं आपका P पॉइंट है और यहाँ से ये इस तरीके से एक एंगल बाइसेक्टर है, P यहाँ, ठीक है, ये आपका P पॉइंट है। अब देखिए बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये एंगल बराबर होता है, ये आपको मैं समझाता हूँ। एंगल बाइसेक्टर माने एक ऐसी लाइन जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब देखिए एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ की जगह यहाँ लिख देता हूँ। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका कि जो आपका AB अपॉन में AC होगा ये बराबर हो जाएगा BP अपॉन में PC के, यानी AB रेशो AC मेरा बराबर होगा BP रेशो PC के, ठीक है। यानी ये जो साइड्स होती है एंगल वाली, इनका रेशो बराबर होता है 3rd लाइन के बचे हुए इंटरसेक्टेड पार्ट्स के रेशो में, ठीक है। यानी ये जो एंगल वाली लाइन्स है ना, ये वाली, इनका जो रेशो होगा वो मेरा बराबर होगा 3rd लाइन के पार्ट्स के रेशो के बराबर। जैसे यहाँ पे देखिए BP और PC 2 पार्ट हुए, तो इनके जो पार्ट्स हैं इनका जो रेशो होगा वो बराबर होगा एंगल वाली लाइन्स के, ठीक है। ये बराबर लाइन्स नहीं है, ये तो मैंने इसे इंडिकेट किया, कहीं आप सोचें बराबर लाइन्स है, नहीं, ठीक है। बराबर होती तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता। सो एनीवेज देखिए अब इसका आंसर क्या होगा। सो देखिए इसने मुझे क्या क्या दे रखा है, AB 4 है, ये 4 है, फिर देन AC 6 है, AC 6 है और BP दे रखी है शायद, है ना, BP 3 है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि 4 6 यहाँ तो आप सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लीजिए, PC ऐसे निकाल दीजिए। तो ऐसे निकाल देते हैं 4/6 बराबर 3/PC होना चाहिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, PC निकालें, 6 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, तो यहाँ से आपका PC आ जाएगा 6 × 3/4, तो 6 18/4 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 4 चौक 16.5 आगे का, तो आपका आंसर हो जाएगा 4.5। अब इस तरीके से नहीं काटना चाहता आप ऐसे काट लीजिए, 2 या फिर ये बचकाना हो जाएगा, तो फिर 9/2, तो उसका आधा करेंगे तो 9 का आधा 4.5 होगा, बट इतना भी थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, ठीक है। सो देखिए ये होगा आपका आंसर 4.5, क्या हो गया, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको मैं रब करता हूँ। सो अभी तक हमने 3 सवाल करे, आपने देखा तीनों ही सवाल मिक्स से, एक आपका हमने अरिथमेटिक का करा, एक हमने आपका
किसका किया है, ये एडवांस मैथ का था, ज्योमेट्री से सवाल था, और एक हमने शायद अरिथमेटिक का और किया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपका, ये अरिथमेटिक सवाल है और टाइम एंड वर्क पे सवाल है। ये कैसे करेंगे सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। वैसे तो मैंने आपको एक फ्रैक्शन अप्रोच अभी लास्ट सेशन में बताई थी कि आप किस तरीके से फ्रैक्शन से भी सवाल को कर सकते हैं। बाकी मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल आपके जितने भी सवाल आ रहे हैं, TCS जो एग्जाम्स को कंडक्ट करा रहा है, वहाँ पे फ्रैक्शन वाली जो अप्रोच है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू LCM वाली अप्रोच, मतलब टाइम सेविंग है ज़्यादा फ्रैक्शन वाली। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके से सवाल करके दिखाऊंगा। ये जो आपकी स्क्रीन पर सवाल है टाइम एंड वर्क का, वैसे आप देखेंगे कि फ्रैक्शन से आपको ज़्यादा टाइम बचेगा एज़ कम्पेयर टू LCM। जैसे क्वेश्चन है, A can finish a work in 20 days, B can finish the same work in 25 days. They begin together but B left work after 5 days. How many more days will A take to finish the remaining work? क्वेश्चन ये कह रहा है कि A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों ने किस काम को मिलकर शुरू किया, बट B ने क्या किया, धोखा दिया और 5 दिन बाद ही छोड़ के चला गया। ठीक है, तो अब आपसे पूछा कि बचा हुआ काम A कितने दिनों में करेगा। तो पहले मैं आपको LCM मेथड से सिखाता हूँ, जो आपने लाइक सीखा हो कहीं पे और भी कहीं और भी सीखा हो कोचिंग वगैरह में। तो देखिए LCM मेथड क्या होता है भाई, A कितने दिन का टाइम लगा रहा है, 20 दिन लेता है। B कितना टाइम ले रहा है, 25 दिन लेता है। LCM आप कितना लेंगे, यहाँ से 100 लेंगे। ठीक है, LCM 100 आएगा। फिर यहाँ पे एफिशिएंसी लिखेंगे, यहाँ पे एफिशिएंसी लिखते हैं तो 20 पंजे 100 और 25 चौको यानी A की एफिशिएंसी आपकी 5 है, B की 4 है। अब आप क्या करेंगे यहाँ से, अब आप करेंगे भाई B ने 5 दिन काम कर लिया है, तो अब आप क्या करेंगे, 4 पंजे 20 करेंगे, फिर आप 80 बचेगा आपका काम है ना भाई। B ने 5 दिन काम किया, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था, तो दोनों ने मिलकर 5 4 9 और पंजे 45 काम कर लिया है। ठीक है, तो आपका काम 55 बच गया। 55 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये A प्लस B ने का काम है 45 इन 5 डेज। ठीक है, इंटू 5 करते हैं यहाँ पे, जब आपका 45 आ गया। तो एक तरीका तो ये आपका है कि भाई 11 दिन आपने ऐसे निकाल लिए, जिसमें आपने LCM भी लिया, फिर एफिशिएंसी निकाली, फिर A प्लस B करके इंटू 5 किया और ये सब तामझाम किया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए एक तरीका मैं भी आपको समझा रहा हूँ, वो आप समझिए कैसे होगा। ठीक है, इसे हटा दूँ, रब कर दूँ। अब एक और फ्रैक्शन वाला मेथड समझ लीजिए कि फ्रैक्शन वाले मेथड से हम कैसे कर सकते थे इस सवाल को बहुत ही आसानी से। आप जानते हैं A किसी काम को, यहाँ लिख देता हूँ पहले, ये तो आप वैसे भी लिखेंगे कि A किसी काम को 20 में करता है और B उसी काम को 25 में करता है। आप ये बात जानते हैं कि आपको LCM लेना आता हो ना आता हो, लेकिन अगर आपने से परसेंटेज पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, इतने सारे आपने चैप्टर पढ़े, तो आपको बहुत सारी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पहले से पता है। लाइक 1/5 20 होता है, 1/4 25 होता है, 3/4 75% होता है, 1/6 16 से 2 बटा 3% होता है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, पहले से जानते हैं ये सब बातें। तो क्यों ना हम फ्रैक्शन लेके देख लें कि भाई 5 दिन दोनों ने काम किया। 5 दिन का मतलब ये है कि अगर दोनों ही 5 डेज़ काम करते हैं, ठीक है, 5 डेज़ में, तो यानी यहाँ से A कितना काम कर रहा है मेरा 5/20 यानी 1/4, और B कितना कर रहा है 5/25 यानी 1/5, यानी ये 25% है और ये 20% है। अब देखिए ये मैंने भले लिखा है, आप कहेंगे इसमें क्या आपने तीर मार दिया सर, आपने पहले भी तो LCM में इतना सब कुछ लिखा था। देखिए ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पे अगर आप देखिए खुद से अपना थोड़ा दिमाग रखते हैं तो देखिए आप जानते हैं कि LCM आपको लेना ही पड़ेगा। इतने आप होशियार नहीं कि LCM ले लेंगे तो फिर एफिशिएंसी आपको सोचनी पड़ेगी दिमाग के अंदर, तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांस है। बट यहाँ पे गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं जब आप फ्रैक्शन लेते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं भाई 5 दिन को मुझे सिर्फ 5/20 करना है, यहाँ 5/25 करना है, 1/4 आपने इतना चैप्टर पहले से पढ़ रखे हैं परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज, तो आपसे गलती होने के चांस बहुत कम है कि भाई यहाँ पे 25% डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे 20% डायरेक्ट आ जाएगा। आप देखेंगे भाई दोनों ने मिला के 45% काम कर लिया, तो बच्चा कल 55% काम है, तो अब मुझे कल 55% ही काम कराना है। ठीक है, तो 55% A करेगा, कितने दिन में करेगा देखिए, तो A तो 20 दिन में 100% काम करता है। ठीक है, 100% काम करता है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि भाई मेरा 20/100, मुझे तो कल कितना कराना है 55% ही काम कराना है। तो कितना हो जाएगा देखिए, आपका 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 5 या 10 और 5 11 जा। दोनों तरीके आपके सामने, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हैं सवाल को। मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादा बेटर तरीके से लगे, मेरे दिमाग छपी हुई है कहीं ना कहीं, तो मुझे ये तरीके ज़्यादा बेटर लगते हैं। हो सकता है किसी को LCM वाला मेथड ही ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, तो उससे भी जा सकता है, बट मेरा एक फ़र्ज़ था कि आपको मैं दोनों मेथड बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना चाहते हैं तो। चलिए आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, व्हाट शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर, इसको एस्ट्रिक्स बोलते हैं काफ़ी लोग, इन द नंबर 94*2357 सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। देखिए इसके लिए आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। अब देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप जो प्लेसेस हैं, सॉरी वो ज़रा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो मैं कह रहा था कि जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये होता है कि जो आपका नंबर लिखा हुआ है उसमें आप क्या करिए,
पेयर्स बनाइए, पहले दो दो नंबर्स के, दो दो डिजिट्स के पेयर्स बनाइए, उनका डिफरेंस लीजिए, उसको ऐड करिए। अगर सम करके वो नंबर बेसिकली हमारे 11 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होगा, मतलब सम जो आएगा आपका डिफरेंस लेके, अगर वो 11 से डिवाइड होगा तो हम कहेंगे कि भाई नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा 11 से। हो सकता है बात समझ में ना पाई, जो मैंने बोला थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया हो क्योंकि बीच में एक डिस्टर्बेंस भी आ गई थी, बट मैं आपको एक बार इसको करके दिखाता हूँ। तो देखिए नंबर है आपका 94, यहाँ पर स्टार है, ठीक है, फिर आपका 2357, 2357, यही तो नंबर है। अब देखिए जो मैं कह रहा हूँ समझिए, हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, दो दो के वाले पेयर लेंगे, ठीक है, ये जैसे ये 2 नंबर ले लिए, फिर ये 2 नंबर लेंगे, फिर ये हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो आके आप 0 मान लीजिए, ठीक है, ऐसे। अब देखिए पेयर बनाए थे, ये पेयर हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा, ठीक है, पेयर ऐसे हो गए। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 7 और 5 घटा दीजिए, 2 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। अब इसको आप x मान लें तो x ठीक रहेगा, तो x - 4 करेंगे, x - 4 आएगा, और ये 9 - 0 करेंगे तो 9 आएगा। अब इनको जोड़ लेंगे तो देखिए 9 प्लस प्लस प्लस, अब देखिए 2 और 1 3 है, माइनस का 4 तो माइनस का 1, और 2 इसमें घटेगा 9 में तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस का x। अब देखिए x की क्या वैल्यू यहाँ पे मैं रखूँ, यहाँ पे देखिए जो आपके ऑप्शन है उसमें से बात बताइएगा मेरे को कि x में ऐसा क्या रख दूँ कि ये मेरा 11 से डिवाइड हो जाए। तो पहले अगर आप 8 रखेंगे तो 16 बनेगा, नहीं होगा, 3 रखेंगे तो 11 बनेगा, ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए, कहीं पता चला कोई और ऑप्शन सी बनना हो। 1 रखेंगे 9 बनेगा, नहीं होगा, 7 रखेंगे 15 बनेगा, नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 8 + 3 11 आपका डिवाइड हो रहा है 11 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा, भाई क्या होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब मैं इसको रब कर दूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है 2 numbers are in the ratio 5:7, if the first number is 20 then the second number will be। अरे तो बहुत ही सरल सवाल है, कह रहा है कि 2 नंबर है 5:7, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड नंबर है, पहला नंबर आपका 20 है यानी इंटू 4 हो रही है, सेकंड आपसे पूछा है ना, तो सेकंड, अरे यार तो सवाल है कोई, इंटू 4 28, यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए CGL 2019 का 3 मार्च में, अगर कन्फर्म कर लूँगा डेट, वैसे क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ डेट क्या है मैं आपको, क्योंकि आप काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं यार ये सवाल नहीं आया होगा, सर झूठ बोल रहे हैं, वे झूठ बोलते हैं हमारे, तो मैं आपको इसकी डेट बता रहा हूँ किस तारीख में आया, मैं आपको बाकायदा इसकी डेट वगैरह सब बता देता हूँ, ताकि आप खुद भी जाके एक बार क्रॉस चेक करें कि जो क्वेश्चंस हैं वाकई में प्रीवियस ईयर के हैं, CGL के क्वेश्चंस हैं। मैं अपने मन, हाँ तो 3 मार्च शिफ्ट 3 का 2019 का क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्च, ये सारे क्वेश्चन इनफैक्ट जो आज के हमारे 3 मार्च शिफ्ट 3 के क्वेश्चन है 2019 का जो CGL एग्जाम था उसके, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आप खुद ही भी देख रहे हैं कि भाई सवाल किस तरीके के आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इतने आप सवाल पढ़िए आराम से। तो देखिए आप सवाल पढ़िए आराम से, क्या क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि 2 रेसर्स रन एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट एंड 120 मीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली, यानी इज्जत के साथ ये दोनों जो रेसर हैं भाग रहे हैं, एक भागता है 100 मीटर प्रति मिनट यानी 60 सेकंड के अंदर, और एक भाग रहा है 120 मीटर पर 60 सेकंड। देन फिर ये कह रहा है कि इफ़ द सेकंड रेसर टेक्स 10 मिनट लेस देन द फर्स्ट टू कंप्लीट द रन, यानी जब आपका जो सेकंड रेसर है, जो आपका दूसरा वाला धावक है, वो 10 मिनट कम टाइम लेता है पहले वाले से इस रेस को कंप्लीट करने में, देन हाउ लॉन्ग इज द रेस, तो फिर रेस कितनी लंबी है। अब देखिए यहाँ पे पहले आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन सिखाता हूँ कैसे करेंगे, फिर बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो कैसे होगा, आप एक बात बताओ, यदि मैं बोलूँ कि भाई ये जो दोनों रेसर है भाई सेम डिस्टेंस ही भाग रहे हैं, तो आपको पता है ना भाई ये जो पूरी रेस है, ऐसे मान लेते हैं कि रेस ट्रैक है, इस तरीके का रेस ट्रैक है, तो दोनों ही रेसर इस रेस ट्रैक को ही भाग रहे हैं, इसी की तो आपसे दूरी निकालने के लिए बोला गया है, तो यानी दोनों ही रेसर सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, ये बात आप समझ रहे हैं। अब अगर डिस्टेंस जब सेम होती है तो देखिए जो स्पीड का रेशियो होता है और जो टाइम का रेशियो होता है आपस में उल्टा होता है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस सेम है, जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला कहता है S/T। अब बोलो अगर डिस्टेंस सेम है, अगर ये कांस्टेंट ही है, तो आप देख रहे हैं कि स्पीड का जो रेशियो है वो इन्वर्स है, मतलब रेशियो जो क्या है वो इन्वर्स है टाइम के, यहाँ से आप समझ रहे हैं, ठीक है, स्पीड आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। यानी यहाँ से आप ये बोलेंगे कि मान लेते हैं जो पहला वाला रेसर उसकी स्पीड S1 है, जो सेकंड वाला रेसर उसकी स्पीड S2 है, तो इनकी स्पीड्स का रेशियो उल्टा होगा इनके टाइम का, यानी यहाँ पे ऊपर T2 आएगा, यहाँ पे T1 आएगा। आप बोलेंगे ये कैसे आया, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं जो डिस्टेंस पहला वाला चल रहा होगा वो इसे चलता होगा S1 T1 चलता होगा, ठीक है, दूसरा वाले की स्पीड S2 आई तो S2 T2 चलता होगा। अब तो समझ गए, अब दोनों बराबर है तो दोनों को इक्वेट करेंगे, तो S1 T1 बराबर S2 T2, ठीक है, यहाँ से आप निकाल लेंगे S1/S2 बराबर T1/T2, समझ गए, 82 आ गया।
तो यहाँ से आप समझ गए कि भाई ये हमें यूज़ करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये यूज़ करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये तो कंसेप्ट है जो हमें यूज़ करना है, इसे हटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको रब कर दे रहा हूँ। ये कंसेप्ट हमें यूज़ करना है, इसे अपना इसका आपने, मैं उम्मीद करूँगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। सो देखिए जो मैं कह रहा था आपको कैसे करेंगे सवाल। सो देखिए मानते हैं रेसर 1 की स्पीड S1 है और रेसर की 2 की स्पीड क्या है, S2 है। तो देखिए पहले वाले की स्पीड S1 है तो कितनी है, 100 है। दूसरे वाले की S2 है तो कितनी है, S1 अपॉन S2 निकाल लें, यहाँ लगाइए इक्वल टू को, 120 है, ठीक है। अब जो इनके टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा, इसका उल्टा होना चाहिए भाई, इनके टाइम का रेशियो इसका उल्टा होना चाहिए। तो पहले इसका रेशियो निकाल लीजिए, ये कितना रहेगा, 5/6 आ रहा है, यानी S1 को टाइम लग रहा होगा 6 और S2 को टाइम लग रहा होगा 5। बात समझ रहे हैं आप, इनको इतना टाइम लग रहा होगा, ये टाइम का रेशियो आ रहा है इनकी, ठीक है, टाइम का रेशियो है, ठीक है, यानी ये रेसर 1 है, ये रेसर 2 है, ठीक है। अब देखिए इसने ये बोला है कि जो टाइम का डिफरेंस है वो 10 मिनट है, ठीक है, यानी जो ये सेकंड रेसर है, ये जो सेकंड रेसर है आपका ये 10 मिनट कम ले रहा है पहले वाले से, लेकिन यहाँ पे कितना ले रहा है, केवल एक ही कम ले रहा है, जिससे एक वैल्यू कितनी, 10 मिनट के बराबर है, 10 मिनट के बराबर है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 6 की वैल्यू जाएगी आपकी 60 मिनट के बराबर, ठीक है, 60 मिनट के बराबर है, और इसकी कितनी 50 मिनट के बराबर है, ठीक है। 60 मिनट माने 1 घंटा, इस भी लिख सकते हैं हम इसको एक और, ठीक है। अब यहाँ की बात तो आप उसमें से बहुत सारे बच्चे सवाल को कर ही देंगे। अब आप समझ गए जो पहला वाला रेसर है ये 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से भाग रहा है और इसे 60 मिनट तक लगातार भागना है, ठीक है। तब देखिए 100 × 60 कर ले रहे हैं सीधे, तो 6000 मीटर आ जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये आपका किलोमीटर बन जाएगा, फिर 6 किलोमीटर, ठीक है। समझ आ गई बात, यानी 6 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैंने आपको कंसेप्ट भी सिखा दिया, क्या कंसेप्ट लगाना होता है, आपकी डिस्टेंस सेम हो जाती है, तो आपने देखा कि जो स्पीड का रेशियो है वो उल्टा होता है टाइम के रेशियो के, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इतने में इसको रब करो, इतना आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो देखिए कोशिश करिए ज़रा इस वाले क्वेश्चन को करने की, बहुत ही सरल सवाल है ये भी। आप देखेंगे CGL में कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल आते नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या है, इन ट्राइंगल ABC इफ AB = AC, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आप समझ गए, एंड एंगल BAC आपको 40 दे रखा है, आपको निकालना है मेजर ऑफ एंगल B। तो यार वो तो बहुत ही सरल सवाल है, सवाल ये कह रहा है कि एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, क्या है, AB बराबर AC, तो ABC और AB बराबर क्या है, AC है भाई, आइसोसेलेस बोला है, इसने बोला एंगल BAC मेरा कितना है 40 डिग्री है। अब बताइए 40 है, पूरे एंगल मान लेते हैं ये भी अगर x है, ये भी x है, ठीक है, वही, क्योंकि आइसोसेलेस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स के जो इक्वल साइड्स होते हैं उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप जानते हैं भाई पूरे एंगल ट्राइंगल्स जो है इनका सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x + 40 का लिए 180 है, -40 कर देंगे तो 2x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपको, 140 बराबर 2x, x के लिए 70, समझ गए। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सरल सवाल था, इसे तो आप मौखिक भी कर सकते थे, कोई बहुत लंबा चौड़ा ऐसा सवाल नहीं था, ठीक है। चलिए अगले साल पे चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो आप देखिए बहुत ही सरल सवाल आते हैं CGL में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है, अ पर्सन मार्क्स हिज गुड एट अ प्राइस दैट वुड गिव हिम 40% प्रॉफिट, यानी एक व्यक्ति अपने जो वस्तु उसको इस तरीके से मार्क करता है कि उसे क्या मिल रहा है, 40% का फायदा मिल रहा है। देन आपसे बोला है बट ही डिक्लेयर्ड अ सेल, यानी उसने भी एक सेल की घोषणा करी, उसने क्या करा, 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी उसने अलाउ किया 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द पर्सन इन होल ट्रांजैक्शन। अब आपसे पूछा कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में इस बंदे को कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, आपको बताना है, जो भी मतलब प्रॉफिट ही बताना है, वैसे प्रॉफिट ही होगा, सब देख भी रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, बहुत ही सरल सवाल है, कोशिश करिए करने की आप भी, मैं तो करा ही रहा हूँ। तो देखिए सवाल ये कह रहा है कि एक बंदे ने अपने, जैसे मान लेते हैं इसकी जो CP है, ये CP है, ये 100 रुपये रही होगी, ठीक है, 100 रुपये, इसने इसमें MP मार्क करी है, कितनी करी, MP मार्क, ठीक है, प्लस 40% 100 पे 40% 40 होगा तो नहीं 140 कर दी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसने 20% का डिस्काउंट दिया, इस पर इसने डिस्काउंट दिया है। अब देखिए 20% का डिस्काउंट यहाँ से कितना होगा, तो 140 का 20% होता है 28 रुपये, ठीक है। तो डिस्काउंट करने से 28 का दिया, 20% के बराबर है ना ये इसके, इसका 20% 2080 तो होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो 28 का इसने डिस्काउंट दे देगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये घटाइए 20 और ये 8 तो 112, यानी आपकी क्या आ गई, SP आ गई। अब आपको प्रॉफिट बताने कितना होगा, तो देखिए कंपेयर कर लीजिए, CP 100 है, SP 112 है, यानी 12 का फायदा है आपको 100 यानी 12% का आपको फायदा हो जाएगा, यानी आपका यहाँ से आपका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गया।
चलिए देखते हैं कि हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, अभी कोई क्वेश्चन बचा, अभी एक क्वेश्चन और बचा है। ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सवाल है और ये क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, आप इसको करने की कोशिश करिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कोशिश कर ही रहे होंगे वैसे हर सॉल्व करने की, और देख भी रहे आज की क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक आधे साल तो इसमें आपका कंसेप्ट कुछ बिल्ड हो सकता था, बाकी सारे सवाल बहुत ही बेसिक सवाल हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सिंपली दे रखा है कॉट थीटा निकालना है, 8 दे रखा है, 17 दे रखा है, पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं। बाकी तो कई बच्चों को ट्रिपलेट याद होंगे 15, 8, 17 का, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। वैसे देखिए ट्रिपलेट होता है, ये तो है, ये 17 है, ये 8 है, थीटा कहाँ पर है। अब देखिए पता है इसमें बात क्या है, चल बात तो क्या है, लेकिन इसे थीटा नहीं रखा। वैसे ये ना जो सवाल बनाते हैं ना एसएससी में, वो बेवकूफ़ होते हैं। थीटा में यही मानना पड़ेगा। आप देखिए बाकी सारे ऑप्शंस के हिसाब से सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, थीटा ये है आपका। ठीक है, अब देखिए 17 8 तो 15 आ जाएगा, कैसे आएगा अब ये मत पूछना है, क्योंकि तो बहुत ही सिंपल सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। फिर आप खुद ही पाइथागोरस लगा सकते हैं। 17 का स्क्वायर बराबर होगा, अगर इसे एक्स मानेंगे तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ से 17 स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ से माइनस कर देंगे 64 बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपको हो जाएगा ये 225 बराबर एक्स स्क्वायर। तब तो ले लीजिए यार, इसका रूट ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है। सो देखिए आपको थीटा निकालना, कॉट थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखिए बेस कितना है इसका, तो बेस, एक सेकेंड, इसमें कॉट थीटा निकालना क्या, अब ये थीटा नहीं समझ आ रहा क्या माना जाए। तो यार इसमें तो 2 ऑप्शन आपके करेक्ट बन रहे हैं। एक हो रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि थीटा इसने दिया ही नहीं है कि क्या है थीटा, तो आप कैसे बोल सकते हैं भाई इसका कौन सा आंसर ठीक होगा, या तो थर्ड है या फोर्थ है, दोनों ही ऑप्शन है। अगर आप थीटा इसको मानेंगे तो आपका ये बन जाएगा 15/8। ठीक है आंसर, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब थीटा ये भी तो हो सकता था, क्योंकि फिगर में थीटा देखिए मेंशन नहीं है कहीं पे भी, फिगर में थीटा मेंशन नहीं है कहीं पे भी। अगर थीटा ये लेंगे तो आंसर उलट जाएगा। तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि जब भी ये क्वेश्चन आया होगा तो उसे पक्का ऑब्जेक्शन उठाई होगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि मेरे पास तो बच्चों ने आंसर कीज भेज रखी हैं अपनी। तो मैं दावा दे रहा हूँ कि जब ये क्वेश्चन अब आया होगा सीजन में, तो इसे पक्का ऑब्जेक्शन उठा होगा, ये क्वेश्चन पक्का रिजेक्ट हुआ भी होगा, यानी बच्चों को इसे फ्री में नंबर पक्का दिए गए होंगे। क्योंकि जो जिसने क्वेश्चन बनाया उसने बड़ी बेवकूफ़ी ये करी है कि इसने ये नहीं बताया कि थीटा है क्या। अब अगर आप देखिए थीटा इसको मान लेते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ दोनों ही तरीके से, फिर आप देखेंगे आपका ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 दोनों ही करेक्ट बन रहे हैं इससे। आप थीटा इसको मान लेंगे, अब इसको थीटा मानेंगे, यहाँ से आपका कॉट ही निकाला ना, हाँ कॉट थीटा हो जाएगा। अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अब बेस तो इसका ही हो जाएगा। ठीक है, बेस ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा 8/15। आप बताइए कौन सा आंसर करेक्ट मानेंगे आप, या तो ये सही है या सही है। तो इस गधे ने जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर ने थीटा दिया ही नहीं कि क्या है, तो इसकी गलती है बहुत बड़ी। एनीवेज मैंने भी तब ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन ले रहा था मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो लेकिन मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पे कि आप कभी भी अगर एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि भाई इसने थीटा नहीं दिया या फिर कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे 2 ऑप्शंस मैच हो रहे हैं, तो आप फिक्र मत करा करिए। हाँ फिर आप समझ जाया करिए कि भाई क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि उनकी गलती है, उनसे कुछ गलती हो गई। जैसे कई बार क्या हो सकता है बता रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चे हो सकता है इसी को थीटा मान के निकाल लेते तो 8/15 लगा के आते और ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाता है। बट आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास आपको तो दिख नहीं रहा कोई कौन सा करेक्ट है, वैसे मैंने इस बार हटा दिया कि भाई कौन सा करेक्ट है। बट जो करेक्ट आंसर दे रखा है वो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, इन्होंने इसको ये वाला थीटा मान के आंसर बेसिकली निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जामिनर की गलती है। एनीवेज यहीं पे खत्म करते हैं इस सेशन को और मिलते हैं अगले सेशन में। मेरा भी मुंह दुख गया बोलते बोलते।